हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 के पहली किस्त की राशि कब अंतरित की गई? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मई। तो 21 मई 2022 वो तिथि है जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021-22 के तहत किसानों को पहली किस्त की राशि अंतरित की गई है। इस योजना के बारे में अगर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना की शुरुआत 21 मई सन 2020 में की गई थी। इस योजना के प्रावधान के बारे में चर्चा करें तो खरीफ फसल में धान उत्पादन करने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाती है। वहीं धान के अलावा कोदू कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन या फोर्टिफाइड राइस जैसे फसलों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। वर्तमान स्थिति में इस योजना के अंतर्गत कुल 14 ऐसे फसल हैं जिनका उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये 14 फसल हैं धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, कुल्थी, कोदो, सोयाबीन, कुटकी, इसे सुधार के आप कुटकी पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा राम तिल, गन्ना, रागी और अरहर, ये 14 फसलें हैं जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सम्मिलित हैं। अब जो हमारे प्रश्न का विषय था कि पहली किस्त की राशि किस तिथि को अंतरित की गई, वो तिथि थी 21 मई 2022, ठीक है। और कौन से खरीफ वर्ष के लिए था ये? 2021-22 के लिए। और किसानों को पहली किस्त की राशि के रूप में 1720.11 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना के शुरुआत से अब तक की बात करें, यानी 21 मई 2020 से 21 मई 2022 तक की स्थिति में इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 12,900.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए इनपुट राशि के रूप में किसानों को 5,703 करोड़ रुपए का भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। तो दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित ये सारे तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी तथ्य आपको अवश्य ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अप्रैल मंथ का पीडीएफ मैंने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। जो मित्र अभी भी उस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ पाए होंगे वे सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में आपको एक कोर्स दिखाई देगा जिसका नाम है फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें प्रति माह की 5 तारीख को हम पूरे महीने के करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट दिलाकर आप अपने करंट अफेयर्स का स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं कानपुर, भोपाल, रायपुर या सूरत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। दोस्तों, 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में रायपुर में किया जाएगा। हाल ही में 112वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन कानपुर में हुआ था, जहां पर छत्तीसगढ़ महापौर संघ के अध्यक्ष एजाज ढेबर जी ने प्रस्ताव दिया था कि अगला सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया जाना चाहिए, जिसे स्वीकृति मिल गई है। और इस प्रकार 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में रायपुर में किया जाएगा। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में योगासन खेल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं प्रभाकर सिंह व प्रकाश साहू, प्रभाकर यादव व अमन जाहिरे, वैभव राजपूत व शालिनी देवांगन या पूजा मरकाम व राजेश कोर्राम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर सिंह व प्रकाश साहू। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जिसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा, योगासन खेल में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रभाकर सिंह और प्रकाश कुमार साहू इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह आयोजन पंचकुला में 4 जून से 13 जून 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा और यह इस प्रतियोगिता का चौथा संस्करण है। इसके पहले संस्करण के बारे में अगर हम बात करें तो पहला संस्करण वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। तो यह तथ्य आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत कहां की गई है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, सरगुजा या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। तो रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत की गई है और इस कैफे की शुरुआत
महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रायगढ़ में किया गया है। इस कैफे में रागी से बने हुए पास्ता, चीला, इडली और इस प्रकार के बहुत सारे खाद्य पदार्थ नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस कैफे का संचालन विकास संघ महिला समूह द्वारा किया जा रहा है और इसमें तकनीकी सहायता की बात करें तो तकनीकी सहयोग महिला बाल विकास विभाग और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। तो मिलेट्स कैफे से संबंधित ये सभी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, राज्य के किस विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, योजना विभाग या परिवार कल्याण विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाग। तो आपको ध्यान रखना है आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को इनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया है। हमारा 6वां प्रश्न है, एकलव्य आवासीय विद्यालय में किन 2 विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी? और हमारे विकल्प हैं कृषि व कला, कला व वाणिज्य, कला व विज्ञान या कृषि व वाणिज्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि व वाणिज्य यानी एग्रीकल्चर और कॉमर्स। दोस्तों अब तक एकलव्य आवासीय विद्यालयों में सिर्फ विज्ञान व गणित विषयों की पढ़ाई होती थी, ठीक है। अब यहाँ कृषि और वाणिज्य की पढ़ाई भी शुरू कराई जाएगी। एकलव्य आवासीय विद्यालयों से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो अगले शैक्षणिक सत्र से एकलव्य आवासीय विद्यालय से पढ़कर निकले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु रायपुर के सड्डू में एक कोचिंग सेंटर का भी संचालन किया जाएगा। और हाल ही में घोषणा की गई है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर अब एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो एकलव्य आवासीय विद्यालयों से संबंधित ये खबर आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य अंतर्गत सोने के भंडार की खोज पर हाल ही में एनजीटी द्वारा रोक लगा दी गई है? और हमारे विकल्प हैं बारनवापारा अभ्यारण्य, गोमर्दा अभ्यारण्य, भोरमदेव अभ्यारण्य या बादलखोल अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारनवापारा अभ्यारण्य। दोस्तों बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघमाड़ा स्थित है जहां पर सोने के भंडार पाए गए हैं और यहाँ पे सोने के भंडार की खोज पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी द्वारा रोक लगा दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 में की गई थी और इस ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, प्रदेश के पहले किसान स्कूल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? और हमारे विकल्प हैं बहेराडीह, बिल्हा, आमाडांड या मरवाही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहेराडीह। तो आपको ध्यान रखना है बहेराडीह जो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला गया है। इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर किसान अच्छी कृषि के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं और इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में खरीफ और रबी फसल की जानकारी के अलावा कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों के बारे में भी जानकारियां दी जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रदेश के पहले किसान स्कूल से संबंधित ये सारे तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, वन विभाग द्वारा लोगों के निजी जमीन पर पौधारोपण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं पौधा तुम्हर घर, पेड़ तुम्हर दुआर, पौधारोपण प्रसार अभियान या हरियाली प्रसार योजना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरियाली प्रसार योजना। तो आपको हरियाली प्रसार योजना के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम है पौधा हमारा जमीन आपका अभियान, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत लोगों को उनके निजी जमीन पर ही रोपित करने के लिए वन विभाग के द्वारा पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत लोगों को निःशुल्क खाद व कीटनाशक तथा रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान अपने निजी जमीन पर पौधारोपण करना चाहते हैं तो किसानों के इच्छा अनुसार जिस भी प्रजाति के वो वृक्ष या पौधे चाहते हैं 50 से 5000 तक के मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वाची पारिक किस स्थान से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर या रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। दोस्तों तो रायपुर की वाची पारिक का नाम आपको क्यों ध्यान में रखना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाची पारिक ने दुबई में आयोजित मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में सेकंड रनर अप का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वाची पारिक
छत्तीसगढ़ के रायपुर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस फिल्म का प्रदर्शन फ्रांस के प्रसिद्ध कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भूलन कांदा, बैला डीला, शिवम्मा या एक जगह अपनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैला डीला। तो दोस्तों बैला डीला फिल्म का प्रदर्शन फ्रांस के प्रसिद्ध कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। यह फिल्म शैलेंद्र साहू जी के द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रदर्शन कांस फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव से संबंधित एक तथ्य आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि भारत पहला देश बना है जिसे कांस फिल्म महोत्सव में आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा। इसलिए भारत को कांस फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर का टैग भी दिया गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी का संचालन किन दो स्थानों के मध्य किया गया? और हमारे विकल्प हैं राजनांदगांव से नागपुर, कोरबा से नागपुर, कोरिया से नागपुर या भाटापारा से नागपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा से नागपुर। तो सुपर शेषनाग जो कि एक स्पेशल मालगाड़ी है, उसका संचालन कोरबा से नागपुर के मध्य किया गया। दोस्तों यह स्पेशल ट्रेन 4 मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार की गई है और इसमें खास बात यह है कि यह अब तक चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी है और यह रिकॉर्ड बिलासपुर रेलवे के द्वारा कायम किया गया है और इसे नाम क्या दिया गया है? सुपर शेषनाग। किन दो स्थानों के मध्य चलाया गया है? कोरबा से नागपुर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1 जून, 1 जुलाई, 15 अगस्त या 1 नवंबर। दोस्तों इस तथ्य की चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो ये तथ्य आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कर दी गई है। तो ये तिथि आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 2021, 2022, 2023 या 2024। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2022। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का टैगलाइन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। उसी के तहत खेल के क्षेत्र में एक टैगलाइन दिया गया है खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो इस परिकल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सब जूनियर और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 2022 से एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ये वर्ष जिसमें इस प्रतियोगिता का शुरुआत किया जाना है इसे अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।